आजकल ऑर्गेनिक खाने का टाइम आ गया है। एग्रीकल्चर में हर जगह आटा हो, दाल हो, मसाला हो, कुछ भी हो, हर चीज में इतना केमिकल यूज हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर्स के नंबर बहुत शूट अप कर जाते हैं। क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है? बठिंडा से बीकानेर जो है वो एक ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया है। पंजाब से आ रही है कैंसर ट्रेन। ट्रेन में 100 में से 70% कैंसर रोगी। एक सेब में 16 बार स्प्रे होता है केमिकल का। ये केमिकल फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी दी जाती है, 2 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी में जा रहा है जहर फैलाने के लिए। आज हमारे साथ है इंडिया के रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं नीति आयोग की। हम रोज हेडलाइन में सुनते हैं कि आज सदी का सबसे ज्यादा गर्म दिन है, इतने लोग गर्मी से मर गए हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उस पे भी हमारी बिल्कुल नजर नहीं है। जो भी हमने संस्थाएं बनाई थी, जैसे WTO हो, UN सिस्टम है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब हमने 1940 में बनाई थी, 45 में। अब वो बिल्कुल डिसफंक्शनल सी हो गए हैं। उनकी कोई बात सुनता नहीं, मानता नहीं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. जब हम अभी से 17% लोगों को, यंग को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। हम अपनी कमजोरियों को ढकने में ज्यादा लगे हुए हैं, और जिसको कि उनको मानकर उनको सुलझाने में। But the question is, 80 करोड़ लोग सिर्फ राशन पे डिपेंड करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भूटान जैसे देश का हमसे ज्यादा अच्छा है। वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हमसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम पर है। तो फिर सर, हमारा डेवलप्ड नेशन होने का ये जो टारगेट है, ये कैसे अचीव होगा? इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें आज से नहीं है, 30-40 आई थिंक 50 इयर्स से हो। आपने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो बहुत क्लोजली देखे, गवर्नमेंट के साथ काम किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो या कॉमर्स हो या नीति आयोग के आप वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने डायरेक्टली काम किया है, तो आपने इतने पास से, करीब से सारे इकोनॉमिक डिसीजंस को होते हुए देखा है। अब अगर हम 2026 में आते हैं तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारा टारगेट है इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनाने का। बट द क्वेश्चन इज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17-18% है। मैन्युफैक्चरिंग में हम GDP का हम सिर्फ 17% है, और चाइना के कंपैरिजन में चाइना तो 30% ओन करता है वर्ल्ड का, और हम सिर्फ 2 या 3%। चाहे फीमेल का पार्टिसिपेशन हो लेबर वर्कफोर्स में, 80 करोड़ लोग सिर्फ राशन पे डिपेंड करते हैं। जब इतने सारे डेटा को हम देखते हैं एंड पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वियतनाम, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हमसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम पर है। तो फिर सर, हमारा डेवलप्ड नेशन होने का ये जो टारगेट है, ये कैसे अचीव होगा? मुश्किल है। पहले तो ये विकसित का परिभाषा क्या है वो समझना चाहिए, वो पहले तक साफ कर लेना चाहिए। वो अभी तक है नहीं जी, क्योंकि इसके कई मायने हो सकते हैं। 100%। जैसे कि एक तो ये हो सकता है कि हम डेवलप कंट्रीज, OECD की जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम $20,000 है। OECD क्या है सर? OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज। ये क्लब सा है, ठीक है। उसमें 20-30 लोग मेंबर हैं। इनका हेड ऑफिस पेरिस में है। $20,000 की उनकी पर कैपिटा इनकम हो जाती है, वो उसके मेंबर बन जाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये हो सकता है। अभी हमारी पर कैपिटा इनकम कोई $3,000 है। वहाँ से 20 तक पहुँचना, ये 20 साल में होने को हो सकता है, मगर हमारी उसके लिए ग्रोथ रेट बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अभी कितना है सर ग्रोथ रेट हमारी? ग्रोथ रेट हमारी अभी 6.5% मानी जाती है। इसको बढ़ा के हमें 9% करना पड़ेगा। अगर हम 20 साल लगातार 9% और ज़्यादा उससे ग्रो करें सालाना, तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गैर मुमकिन है, असंभव है, क्योंकि चीन ने 30 साल 1990 से और 2020 तक उन्होंने 10% एवरेज ग्रो करा है। और मेरा अपना मानना ये है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे बिजनेस के लोग हैं, वो इतने अच्छे हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाए और सही चीज़ें आ जाएं, वो ये करके दिखा सकते हैं। और एक और विकसित भारत का एक और परिभाषा ये हो सकती है कि हम अपने सबसे जो
कमज़ोर लोग हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, जिसको मैं कहता हूँ बॉटम ऑफ द पिरामिड, लास्ट डिसाइल ऑफ द पॉपुलेशन, जो आखिरी 10% है, उनको हम ऐसी ज़िंदगी बना के दें कि उनको लगे कि हाँ हमारा जीवन स्तर जो है वो ऐसा हो गया कि हम अच्छे हो गए हैं, उनको खुशी हो इस बात की। ये जैसे कि केरला में ये चीज़ हासिल हो गई है, उनकी भी पर कैपिटा इनकम हमारी पूरे देश के जैसी ही है, मगर वहाँ पर हर व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन, अच्छी पब्लिक हेल्थ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हाउसिंग, वो सब उनको प्राप्त है, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। तो एक ये तरीका हो सकता है कि हम इसको विकसित करें, और वो करने के लिए हमें सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए, जैसे कि अभी क्या होता है कि हमारी शिक्षा, जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो आम बच्चे जाते हैं वहाँ पर उनके स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि प्रथम आपने सुना होगा, वो सर्वे करते हैं, वो बताते हैं कि 8वें दर्जे के बच्चे भी तीसरे दर्जे का चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं, जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं। मगर क्या है कि हमारी जो हम और आप जो एलीट हैं, उन्होंने अपने बच्चों को निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल दिया है, तो वो कोई 10% 20% बच्चे काबिल हो जाते हैं, तो उसी से काम तो चल रहा है। और आप सोचिए कि अगर सब हो जाए, तो इस तरह से एक नई तरह से सोचने का तरीका अगर निकालें हम लोग, तो वो काम कर सकते हैं कि आखिरी जो लोग हैं, जो पिरामिड के सबसे नीचे हैं, जिनको कि अंत्योदय की फिलॉसफी भी हम लोग कह सकते हैं, कि हम उन पर जो है वो अटेंशन डाल देंगे और उनको ऐसी ज़िंदगी देंगे जो कि OECD की कंट्रीज़ के लोगों के पास है। तो वो भी परिभाषा हो सकती है। इसके लिए हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम 9 या 10% ग्रो करें, मगर जो ग्रोथ हो रही है इंक्लूसिव हो, उसको कैसे, और इसी की तरह से जैसे कि ग्रोथ हो जाए मगर इन्वायरमेंट बिल्कुल चौपट हो जाए, तो वो भी विकसित होने से फ़ायदा नहीं है। तो उदाहरण के तौर पे मतलब जैसे कि कहते हैं कि रिवर टेम्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हाथ में अगर आप हाथ डालो, इतना उसमें एसिड था कि सिर्फ आधा ही हाथ बाहर निकलेगा। वो उन्होंने रेट्रोफिटिंग कर ली, मतलब पहले 30 साल बढ़े, चाइना में यही हो रहा है। अब उसके बाद उन्होंने कहा अब हम इन्वायरमेंट देखेंगे। हम ये करने के लिए हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस तरह से अगर हम चले तो हमारी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें हम कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। तो विकसित होने के लिए हमें इंक्लूसिव भी होना पड़ेगा, सस्टेनेबल भी होना पड़ेगा, और तेजी से ग्रोथ भी करना पड़ेगी एक साथ। तो ये सब करने के लिए डिफिकल्ट है, मगर हम कर सकते हैं। हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के लोग कर सकते हैं, मगर क्या है कि बिजनेस एज यूजुअल विल नॉट डू। अगर हम जिस तरह से चलते हैं वैसे ही चलते आए तो हरगिज नहीं होगा। तो हमें सबको मिलकर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मैंने किताब अभी हाल में लिखी थी, पिछले साल वो हुई, इसका नाम है एवरीथिंग ऑल एट वंस। तो उसमें यही कहा है कि एक इंटेलेक्चुअल सागर मंथन करने की जरूरत है। ये सब मिलके देखें कि भाई हमारा कौन सा तरीका ऐसा है कि जो हम ये सब करते हुए विकसित, अगर मिलके करेंगे तो हो सकता है, मगर आसान नहीं। सर, आपने चाइना की बात करी कि चाइना ने कैसे 10% के रेट से ग्रोथ 30 साल वो एवरेज, जबकि 1990 और पीछे की बात करें तो हम, और पुराने टाइम की, तो हमारी पर कैपिटा उनसे ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ऑलमोस्ट नहीं, ज्यादा थी। 1990 में हमारी 347 थी डॉलर, उनकी 326 थी, मतलब बिल्कुल बराबर थे। कैसे हुआ फिर? नहीं, वही है कि उसमें वहां पर उनको समझ में आ गया कि उनको एक अपने तरीके का कैपिटलिज्म बनाना है, उनको अपने तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है। चाइना की सरकार पूरे 100% प्राइवेट एंटरप्राइज के सपोर्ट में आ गई, जैसे डे वन से, उस समय से, जबकि डेंग जाओपिंग ने, और उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी, हमें बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अपनी आंखें नीचे रखो और काम में जुड़ जाओ। और उसका जैसे कि उनकी सारी ज़मीन सरकारी है, मगर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के आदमी, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ज़मीन हम देंगे आपको, मगर ये ज़मीन जो है वो हमारी इक्विटी पार्टनरशिप हो जाएगी इसमें। तो अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्कुल ठोस हो गई कि अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छी तरह से काम करेगा तो इनकी इक्विटी का फायदा इनको होगा। मतलब रिसोर्सेज के बदले इक्विटी ले ली और पार्टिसिपेशन बढ़ाया, पार्टनरशिप, रियल पार्टनरशिप कर ली। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक गवर्नमेंट में बिल्कुल मिसट्रस्ट है, विश्वास है ही नहीं। मतलब सब जो भी कुछ पढ़ना चाहे तो उसको इतने सारे रेगुलेशन, इतने सारे कंप्लायंसेस। और ये बात प्रधानमंत्री ने कई बार कही है कि जो रेगुलेटरी बर्डन है, कंप्लायंस बर्डन है, उसको कम करो भाई। हमारे यहाँ
प्राइवेट सेक्टर के ऊपर विश्वास करके और उसको एक प्रोत्साहन देना और साथ मिल के चलना, तो वो नहीं हो पा रहा है। सर अभी भी नहीं हो पा रहा है, मतलब कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भूटान जैसे देश का हमसे ज्यादा अच्छा है। ये मुश्किल है। इंस्पेक्टर राज की बात करते हैं कि किसी को पेटेंट लेना होता है तो वहीं पे उस सर्कल में घूमता रहता है और उसको कुछ मिलता नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो बहुत हो रही है, मगर जमीन पे जो सच्चाई है वो आज भी ये है कि अगर जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी जो छोटा काम करना चाहता हो, कोई अपनी दुकान लगाना चाहता हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हो, उसको दसियों चीजें मतलब अड़ंगे पार करना पड़ता है। फॉर्म भरो, अप्रूवल लो। और मुश्किल क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि अभी तक ये साफ नहीं कि अगर ये करोगे तो इसका ये नतीजा होगा, अगर वो करोगे तो नहीं, कुछ भी हो सकता है। इफ यू डू ए, बी विल फॉलो, इफ यू डू बी, सी विल फॉलो। यहाँ पर क्या है कि इफ यू डू ए, बी, सी, डी, ई, एनीथिंग कैन फॉलो। तो उसमें बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, और फिर जिसका कनेक्शन होता है वो तो कर लेता है। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके उतने बड़े बड़े गवर्नमेंट रिलेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट रिलेशन डिपार्टमेंट की क्यों जरूरत होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना भाई, आपको मालूम है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, सिस्टम नहीं है वो। हाँ, वो प्रेडिक्टेबिलिटी, वो सिस्टम, वो अकाउंटेबिलिटी वो है ही नहीं। तो वो चीज़ जब तक नहीं, और इसमें हमारे देश में 4 प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स है ना, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और एकेडेमिया। ठीक है। इन चारों को साथ मिलकर विश्वास के तौर पर, एक विश्वास के आधार पर अगर ये लोग चलेंगे तभी जाके काम बन पाएगा। कि एकेडेमिया से नए आइडियाज आए, R&D हो, रिसर्च हो, उसको जो है वो सिविल सोसाइटी सपोर्ट करे, फिर बिजनेस उसको अपनाए और गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन दे, पुश करे, तब जाके काम बनेगा। ये चीज अभी तक पता नहीं क्यों अभी तक हो नहीं पाई है, और जब तक नहीं होगी हमारी रफ्तार और इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबल, ये बनेगी नहीं बात। सर चाइना पे वापस आते हैं। चाइना ने 10% 30 इयर्स तक कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। अब अगर हमें विकसित भारत बनना है तो हमें एटलीस्ट 9% के आसपास कम से कम ग्रो करना पड़ेगा, तब तक हम पहुंचेंगे। लेकिन जो चाइना की एडवांटेज है वो ये रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और हमने 90s के बाद में बहुत ही लेट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट खोला है, राइट। और ऐसी क्या क्या गलतियां रही है पिछले 30 सालों में जो पाइल अप होती गई है चीजें, और इतना ईज ऑफ डूइंग हम बोल रहे हैं कि यहाँ रैंकिंग बढ़ गई है। यूपीआई इंस्पिरेशन है वर्ल्ड के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक वो भी एक इंस्पिरेशन है वर्ल्ड के लिए। हम नंबर 1 एंड वी शुड फील प्राउड अबाउट इट, राइट। जहाँ इतना नेगेटिव बात होता है वहाँ पॉजिटिव भी बात करना ही चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कुछ चीजें हैं जो हमने मिस आउट कर दी है। यहाँ पहले जो बात आपने अभी कही वो भी जरूरी है करना जी। कि हमने अभी पिछले 10-12 साल में क्या कर लिया, क्योंकि बहुत सारे डेफिसिट्स थे, वो हमने उसको कहीं तो पूरे किए ना। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट था, पहले हमारे यहाँ सड़कें ही नहीं थी, तो कैसे कॉमर्स होती। अब पिछले 10 साल में जितनी तेजी से हाईवेज, एक्सप्रेसवेज वगैरह बनी है वो बड़ी बात है। एनर्जी की शॉर्टेज रहती थी, 10-10 घंटे के ब्लैक पावर कट्स होते थे, वो नहीं रहे, वो बात हो गई। शिक्षा की प्रणाली में एक नई पॉलिसी आई, बात तो शुरू हुई ना, अभी कोई पहले बात ही नहीं करता था। GST एक नेशनल मार्केट बन गई। जो फाउंडेशन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बना दी गई है, जिसके ऊपर हम लोग अब ग्रो कर सकते हैं। और उसको ग्रो करने के लिए हमें और क्या चाहिए, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब उसी पर टिके रहने से कोई फायदा नहीं है। वो एक खुश होने की इतनी बात नहीं है अभी। मतलब ये कि हाँ बन गए, बहुत अच्छा है। हम अभी भी इस स्पर्धा में, जैसे आपने वियतनाम का नाम लिया है, बांग्लादेश का लिया है, चीन का लिया, क्यों नहीं इसकी बातें और खुल के होती हैं। तो देखो वो लोग कितना आगे बढ़ गए, हमें भी आगे बढ़ना है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि मुझे जो लगता है कि जो एलीट और जो आम आदमी है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो और बढ़ता जा रहा है, और ज्यादातर एलीट अपना ख्याल करके अपने लिए कर लेती है। जो आम आदमी है वहां तक बात पहुंचती नहीं है। उसमें चीन ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि भाई हमें पहले 29 साल 2012 तक हमें फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई हमारे तो अपनी सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो ये कि अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी कहा हुआ है कि आवर बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इज टू इम्प्रूव आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी, मगर करते नहीं है।
जो अगर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं अगर वो एक ही प्रोग्राम लेके चलें कि इस देश में जहाँ मैं एम्बेसडर हूँ वहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट मेरे देश में हिंदुस्तान में आया, वहाँ से कितना मेरी कॉमर्स एक्सपोर्ट में इनकी कर पाया और मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ ले आया, वो नहीं आ रहा है। और वो इस वजह से क्योंकि इलीट्स जो है वो हमारी जैसी भी है खुश हैं हम लोग अच्छे हैं, तो उनको लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो वहाँ पे, मगर आम लोग जो है 17-18% यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कैसे खत्म होगा बिना इसके। इलीट जो है वो हर समय प्राइवेट सॉल्यूशंस टू पब्लिक प्रॉब्लम ढूंढ लेती है। जैसे कि पानी की कमी है तो अपना बोर कर लो, जरूरी नहीं है कि म्यूनिसिपल पानी, अकाउंटेबल नहीं ठहराते, अकाउंटेबल नहीं है और अपना करके अपना स्वार्थ पूरा करके इत्मीनान से बैठे। ये नहीं है कि जो समाज में बेहतरी कैसे हो, और वो हर समय जो है वो सरकार के लिए शिकायत करना, अपनी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, वो जो है वो इलीट का बिहेवियर वो चेंज जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है हम लोग साथ आगे तेजी से बढ़ नहीं पाएंगे। और इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी की बहुत ज़्यादा बातें होती है क्योंकि हम एक ऐसा देश है, वैसे तो हमें लोअर इनकम का टैग मिला हुआ है कि हम लोअर इनकम वाला देश है फॉरेन मार्केट्स में, मिडिल इनकम बन गए, बट वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे कि जो अमीर लोग हैं वो अपना देख के बैठ जाते हैं और दूसरों का नहीं सोचते हैं। तो आपने अभी मेंशन किया था केरला का कि कैसे वहाँ पर कैपिटा इनकम इतना भी डिफरेंस नहीं है लोगों में कि बेसिक फैसिलिटीज उनकी सॉर्टेड है, तो उन लोगों ने कैसे किया? हाँ, अपने ही स्टेट से क्यों नहीं सीख रहे हैं फिर? पता नहीं क्यों, और जबकि सीखना चाहिए। और उसी के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी जिसमें कि एक दूसरे से सीखे। नीति आयोग का भी काम ये हो सकता है कि जो चीज़ें जहाँ सक्सेसफुल हैं उनको हम रेप्लिकेट करें, उनको स्केल करें, दूसरे जगह पे लाएं। मगर कुछ बात बन नहीं रही है मेरे ख्याल में, या तो राजनीति की वजह से, या हो सकता है भाई कि जो वहाँ की हालत है वो बाकी और प्रांतों में पैदा नहीं की जा सकती शायद ये। मगर जो मोटी बात है वो ये कि वहाँ का पब्लिक सेक्टर वो ठीक से काम कर रहा है, तो ये तो सब जगह हो ही सकता है ना। मतलब एजुकेशन, हॉस्पिटल, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, वहाँ पे जाइए आप तो आपको लगेगा, साफ दिखेगा कि वो चलते हैं, वो काम होता है। यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट कॉलोनीज तो अच्छी हैं और बाहर जो सड़कें हैं इतनी खराब कि हर बार जब बरसात होती है तो खत्म हो जाता है। घर बहुत बड़े बड़े बन गए हैं वहाँ पे। तो वो हम केरला से हमें सीखना चाहिए और हम लोगों ने कैसे बेसिक चीजों पे पहले काम करें। और ये हम लोग जो पहले इंडिया फाउंडेशन में जो मैंने 2013 में बनाई थी, वहाँ पे हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग जो है वो एक जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी पैदा करें। केरला में यही हुआ कि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उनकी एक क्लियर अकाउंटेबिलिटी थी। ये बाकी जगह नहीं होता है। हमारे यहाँ फाइन्स नहीं होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिन्हें कहते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में सब जगह होते हैं, वो सरकार में उस लेवल पर अभी है नहीं। और मैंने ये चीज़ सीखी, प्रधानमंत्री ने जो चलाई थी स्कीम ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 112 सबसे पिछड़े हुए जिले चुने थे हम लोगों ने नीति आयोग में। वो ये था कि इनको बिना और पैसे दिए गवर्नेंस के ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इनको उन्नत किया जाए, मतलब मॉनिटरिंग करके, ट्रैकिंग करके, अकाउंटेबिलिटी करके। तो ये चीज़ हम लोग अब कर रहे हैं कुछ प्रांतों में, जैसे कि असम में। सक्सेसफुल अभी शुरुआत है क्योंकि 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 मिलियन लोग होते हैं, 30 लाख लोग होते हैं औसत, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। और मैंने अभी चेक किया पूरे विश्व में 60 कंट्रीज ऐसी हैं जो 3 मिलियन से कम है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ी चीज़ है, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, वहाँ का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज करते हैं। और वहीं पर अगर हम लोग नौकरी करें तो लोगों को भी फ़ायदा होगा कि जहाँ वो रह रहे हैं वहीं उनको नौकरियाँ मिल जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बना के अगर हम आगे काम करने लगे तो चीज़ आगे बन सकती है। मगर बात ये है कि ये सारी चीज़ें एकदम नई तरह से सोचने की बात है। तो वो एक विषय है बहुत बड़ा कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो हम अंग्रेज़ों के ज़माने से चलाते हुए ला रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा कि उनको जो है।
आपने अपनी बुक में मेंशन किया कि कैसे बिफोर ये ब्रिटिश इंडिया आए थे, हमारी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी वो काफी ज्यादा था, आई थिंक 24% जी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जब वो गए तो अब कितना? 3% था, रह गया है। हाँ, और अभी भी वही है 4%। अगर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी माने तो दुनिया की इकोनॉमी इस समय $100 ट्रिलियन है। अलेक्जेंडर द सो कॉल्ड ग्रेट वो हिंदुस्तान क्यों आया ढूंढते ढूंढते, कहाँ से? मैसिडोनिया से। हाँ जी, वो ये क्योंकि उसको पता था कि ये जो देश है हाँ जी, वहाँ पे इतनी रिसोर्सेज है, इतने संपन्न हैं ये लोग कि वहाँ चल के देखा जाए कि कैसे करते। 27% थी हमारी दुनिया की उसमें शेयर। ये एंगस मैडिसन एक हमारे बहुत बड़े इकोनॉमी से अच्छे, उन्होंने उसमें किताब में लिखा है 1850 में जबकि हम मतलब ब्रिटिश कॉलोनी बने तो 18.5% थी। जब वो लोग गए तो वो तो लूट खसोट सब कुछ करके गए, उन्होंने हम लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जैसी प्रणाली उन्होंने बनाई ब्यूरोक्रेसी की, जिसने कि उनको लूटने में मदद करी, वही प्रणाली हम लोग लेके चलते आ रहे हैं, बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो शायद यही हो सकता है। प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को कि वो प्रधान सेवक है, मगर कितने ब्यूरोक्रेट ये मानते हैं कि वो सेवक है और हमारे टैक्स पर जी रहे हैं? नहीं है ना। और ये करने की बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि उनकी जवाबदेही अगर नहीं बनेगी तो फिर परिवर्तन ये जो चाहिए ये वो नहीं आ पाएगा। बट सर अभी प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ऑफ कोर्स हम अग्री करते हैं कि हमारा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हुआ है, यूपीआई लोग हमसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बट सबसे बड़ा जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, पहला तो ये। दूसरा कि अगर वो एम्प्लॉयबल है भी तो फिर उनको एआई से चैलेंजेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उनकी जो स्किल्स है वो यूज हो पाए। तो अपने यूथ को, जिसको हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक है, हम वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री पॉपुलेशन में और हम इसको यूज करके मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट जब हम अभी से 17% लोगों को, यंग को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं? तो उसमें ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है। और मगर क्या है कि हमारे देश में जो अपना जुगाड़ का तरीका है ना, उसमें 17% कहीं ना कहीं उसकी वजह से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मतलब बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्योंकि डिलीवरी लोग वगैरह करते हैं, जोमेटो वगैरह, अब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं ना कहीं हो गए हैं। तो हमारे यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट है, स्किल के अकॉर्डिंग ओपन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल मतलब हाथ पे हाथ रखे हुए और घर में बैठे हुए हों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है, बहुत अटेंशन इसको देना ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ही ज़रूरत है कि हम जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से कहें कि भाई तुम अप्रेंटिसेस ज़्यादा ले लो। कानून है हमारे यहाँ कि हर फैक्ट्री में शायद 3% या 5% लोगों को अप्रेंटिस होना है, मतलब ये कि जिनको तनख्वाह नहीं मिलेगी या बहुत कम मिलेगी मगर वो काम सीखेंगे। तो वो अगर लोग हों तो फिर वही काम सीखते सीखते वो अनएम्प्लॉयबल ना रहे, वो एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तो ये रूल हर एक कंपनी में एप्लीकेबल होता है? रूल है, एग्जीक्यूशन में नहीं हो रहा। जिस कंपनी में अप्रेंटिसेस हैं भी कहता रही ये अप्रेंटिसेस नहीं है, तुमने उनको मजदूर लगा रखा है, तुमको तनख्वाह कम दे रहे हो, फिर उसके लिए वो केस चला देता है। फिर वो एक चीज आ जाती है, इंस्पेक्टर आ जाते हैं, तो वो कैसे बात बनेगी? आप उन कंपनी पे विश्वास करो ना। क्या बहुत अच्छा उदाहरण पूना में एक साहब हैं, इनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उन्होंने किया हुआ है कि वो सारे बच्चे उनके आते हैं, वो 5 दिन जो है वो कंपनी में काम करते हैं और 2 दिन उनको जो है वो पढ़ाई होती है उनकी। तो वो कंपनी में पढ़ते हैं? नहीं, कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा उसमें अप्रेंटिसशिप का कुछ पैसा मिलता है, मगर 2 दिन सैटरडे संडे को वो अपना फुल टाइम से उनका सीखना से होता है। और उनको सबको एक आईपैड दिया हुआ है, तो अपने समय में कंपनी में काम करते हुए भी वो अपना होमवर्क वगैरह करते हैं। कोई बच्चा उनका बिना प्लेसमेंट के नहीं जाता है। वो इस मॉडल की बात ही नहीं होती। इसमें एक अरुण महाराज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश में हजारों लाखों जुगनों
चमकते हैं, जो सक्सेसफुल है, मगर कभी वो इकट्ठे नहीं हो पाते। कि अगर इकट्ठे हो जाएं तो बिल्कुल एक आग सी लग जाए, इतनी चमक आ जाए। वो एक इकट्ठा करने की एक कोई संस्था नहीं है कि जो सक्सेसफुल चीज़ें हैं उनको हम एक जगह ला के उनको जो है दूसरों को दिखाएं कि भाई तुम भी ये कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे हैं। हम सीखते नहीं एक दूसरे से। आपने कहा ना अनएम्प्लॉयबल वाली बात, तो कैसे खत्म होगी? इसी तरह से होगी। तो अगर हम लोग कर इसके अलावा ऐसा और कोई रिफॉर्म हो जो ऑलरेडी से अप्रेंटिस का जो लॉ है ये है एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, ऐसा और कोई है? अपनी जो धरोहर है आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, उससे हेल्थ की जो प्रिवेंटिव हेल्थ की कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। कोई इतना उसको इतना प्रोत्साहन दे ही नहीं रहा है, क्योंकि हम हर व्यक्ति चाहे वो डॉक्टर हो या कुछ भी हो, वो घर में अपनी दादी की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है जो उन्होंने नुस्खे बताए हुए हैं, वो सब आयुर्वेद के हैं, चाहे वो हल्दी हो चाहे वो घी हो, जो भी हो। मगर आयुर्वेद एज ए सिस्टम हम लोग उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। चीन में बिल्कुल इसके कंट्रास्ट में जो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो उन्होंने उनको इतना उस पर फोकस किया है कि 3 या 4 US FDA से अप्रूव हो गई है और वहाँ पर चल रही है काम। अब जैसे प्रधानमंत्री ने योग की बात करी, योगा शुरू किया, योग एक हिस्सा है, उसके साथ में आयुर्वेदा भी तो है ना। तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद बनाया, एक बहुत अच्छे वैद्य को उन्होंने उसका सेक्रेटरी बनाया हुआ है। और अभी भी देश में हमारे जो सो कॉल्ड मॉडर्न डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं भाई वो ही हैं असली, ये लोग तो जो कचरा है, ये तो जिनको डॉक्टरी में नहीं जगह मिली वो आयुर्वेद में बन गए। चीन ने पता है इसका क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारे मेडिकल एजुकेशन में पहले 2 साल हर बच्चा, हर स्टूडेंट सारे सिस्टम पढ़ेगा। वो मॉडर्न सिस्टम, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बॉटनी वो भी पढ़ेगा और चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन भी पढ़ेगा और जो भी मिलेगा वो भी पढ़ेगा, ताई ची और ताई जो भी कर। और तीसरे साल में फिर वो चुनेगा। अगर हम ये कर लें कि जो भी व्यक्ति मेडिसिन पढ़ना चाहता है वो एक तरह से सब लोग एक साथ ही आए और हमारा आयुर्वेद, हमारा सिद्धा, हमारा यूनानी, हमारी मॉडर्न मेडिसिन सब पढ़ लें, तो जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो एक स्तर पे, एक ही लेवल पे आ जाएंगे। और उसमें कितना बड़ा फ़ायदा ये है कि हिंदुस्तान एक पूरी नई चीज़ दुनिया को दे सकता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन तो एक ऐसी जनरलाइज मेडिसिन है कि सब। आयुर्वेद में क्या है कि हर व्यक्ति के लिए उसकी खास दवाई दी जाती है, उसकी नाड़ी देखकर वगैरह। तो ये एक और उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। हम लोग मेडिकल टूरिज्म को कितना ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं। और हम बात करते हैं कि यूएस के पास टेक है, चाइना के पास हमारे पास भी है, हमारे पास क्या है? नहीं, ये टेक है हमारी, बहुत बड़ी टेक है, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है ना। अब जैसे कि हल्दी, आजकल बिल्कुल एक फैशन बन गया है यूएसए में, टर्मरिक लाते वगैरह वगैरह। अब उसको अगर हम अपने यहाँ टर्मरिक की जो साइंटिफिक तो कर रहे हैं, लेकिन हम वो फॉरेन ब्रांड से कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ नहीं, मगर अगर हम है हमारी चीज़, हल्दी के जो गुण हैं वो हमारे हैं। अब इसमें अगर हम एक साइंटिफिक रिसर्च करके ये प्रूव करें, इसकी जो फार्माकोपिया अगर हम बताएं कि हल्दी का ये जो इसका कंटेंट है वो ये काम करता है वगैरह, तो हम हल्दी को अच्छी तरह से उसका प्रसार कर सकते हैं। एक और उदाहरण जैसे ब्राह्मी, वो मेमोरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हुआ है, इस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि है, मगर बढ़ा नहीं रहे हैं उसको। तो ये तो फोकस नहीं है, सही फोकस नहीं, वो थोड़ी सी शर्म आती है कुछ अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों पे बात करने की। वो हम अगर मॉडर्न हैं तो पश्चिम देशों की कॉपी करके मॉडर्न हैं, अपने आप को आगे बढ़ा के अपनी जड़ों में और अच्छी तरह से जम के फिर आगे बढ़ने में वो मॉडर्न नहीं कहलाता। अपनी चीज़ों को हम प्रीमियम नहीं समझते हैं। ये प्रीमियम नहीं समझते, और वो बहुत, जब तक वो नहीं होगा तब तक कैसे हमें वो अपना स्वाभिमान आएगा कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। और अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पाइन ट्रीज होते हैं ना जी, हिंदुस्तान के लिए सबसे ख़राब चीज़ वो है जो अंग्रेज आके लगा गए, क्योंकि उसकी नीडल्स गिरती हैं, वो किसी और को नहीं लगने देती, उसमें कोई फल नहीं होता, वो पानी रुकने नहीं देती क्योंकि पानी उसमें बह जाता है। मगर हम पाइन को खूबसूरत मानते हैं, जो हमारा पलाश होता है उसको हम नहीं मानते। अपने माइंडसेट, हाँ, कि आधुनिकता, तरक्की, प्रोग्रेस ये सब तभी आएगी जबकि हम बाहर से कुछ लेके आएंगे। ये बहुत ही गलत बात है। तो होना ये चाहिए कि नहीं, वो हमारी चीज़ है,
हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तब बात आगे बढ़ेगी। So we'll go back to under employment again, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात नहीं हो रही और होनी चाहिए, डेप्थ में होनी चाहिए। बहुत होनी चाहिए, तो बड़ी मुश्किल बात है। और सर एआई का ज़माना है, मतलब क्यों हम इस पे फोकस नहीं कर रहे कि एआई की वजह से जब TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज 2-3% तक के ले ऑफ करने वाली है अपने एम्प्लॉयमेंट में, इतना बड़ा डेंजर है, लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं? गवर्नमेंट कर मुश्किल क्या क्या है रही ना है? कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो 17-18% है। जी। मुझे जब आंकड़े आते हैं PLFS से, तो एग्रीगेट अनएम्प्लॉयमेंट तो 3.5% ही दिखता है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जैसे कि वुमेन का अब बढ़ के शायद 41 या 37% हो गया है। अगर आप फैमिली लेबर में ही काम कर रहे हैं और आपको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, तभी भी आपको एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। तो तो वो सब चीज़ें हैं। हम अपनी कमजोरियों को ढकने में ज़्यादा लगे हुए हैं मनस्बत इसके कि उनको मानकर उनको सुलझाने में। यू मीन टू से कि जो भी नंबर्स दिखाए जाते हैं फैब्रिकेटेड होते हैं, नहीं, फैब्रिकेटेड घुमा फिरा के बताया जाता है। फैब्रिकेटेड नहीं है। मतलब वो ये है कि उनकी परिभाषा और उनको जो नंबर बताए जा रहे हैं जी। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, मगर उसमें क्या है कि जो फोकस करना चाहिए, जो हाईलाइट करना चाहिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, वो हाईलाइट करना चाहिए, वो हाईलाइट नहीं हो पाता है। अगर वो हो जाए हाईलाइट तो शायद हो सकता है लोगों में गुस्सा ज़्यादा आ जाए और समाज उसके लिए शायद तैयार ना हो। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सोच समझ के कदम रखने वाली बात है। हम लोगों को अब पूरे देश के लेवल पर ना बात करना कम कर देनी चाहिए और राज्यों का जो अपने प्रांत हैं उनके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाने की बात करना चाहिए और राज्यों को ही और आगे बढ़ाना चाहिए जी। क्योंकि हर राज्य के जो अपनी हालात हैं वो बिल्कुल फ़र्क है। यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए, उसका सॉल्व करना बहुत ही फ़र्क होगा बनिस्बत इसकी कि उड़ीसा में जो सा हो रहा है। तो अगर हम दिल्ली से ही सारा काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो चलेगा नहीं। हम बहुत डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है, यूरोप से ज़्यादा डाइवर्स है। और आप समझिए कि क्या हम पूरा यूरोप ब्रसल से चला सकते हैं? तो वो तो वही जैसी बात। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है डिसेंट्रलाइज करना, डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज करना, सॉल्यूशंस डिसेंट्रलाइज करना, मौजूदा हालात में उनको मिला के बात करना, क्योंकि वो बहुत ही फ़र्क है। और उसके लिए जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। मगर अभी क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, सब चीज़ें, सब लोग, और विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और सब लोग दिल्ली की तरफ ही देखते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है और अब दिल्ली में सिर्फ PMO की तरफ देखते हैं। तो नहीं, पावर एक ही के हाथ में है। नहीं, तो वो तरीका नहीं है ये कि जिससे कि हमारे इतनी डाइवर्स देश में तरक्की हर जगह हो सके। शिक्षा की बात है जैसे कि ना, अगर हम लोग अपनी मदर टंग में सबको पढ़ाएं और अच्छे रिसोर्सेज उनको करें तो हमारी शिक्षा में कहीं ज़्यादा तरक्की हो सकती है। सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभी आई एम श्योर आप भी इसके बारे में अवेयर होंगे। सोशल मीडिया पर एक टर्म बहुत ट्रेंड कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला था कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो कॉकरोचेस की तरह होते हैं, या तो वो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं या फिर वो मीडिया में या अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पर, एक अकाउंट बनाया उस बच्चे ने। उसके इतने फॉलोअर्स हो गए कि वर्ल्ड में वो नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी का वो बताया जा रहा है। तो 20 मिलियन 5 दिन में। जी, जब हम इतना यूनाइट हो सकते हैं, 17 मिलियन 20 मिलियन कलेक्ट कर सकते हैं विद इन जस्ट 5 डेज, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि हम सही जो मुद्दा है उसको नहीं देख रहे हैं कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें या देश में जो चल रहा है उन प्रॉब्लम्स की बात करें। एक तरीके का ये बस कॉकरोच वर्ल्ड को लेके बैठ गए हैं कि हमें बुरा लगा है एंड विल शो यू कि हम भी यूनाइटेड हैं। उससे हासिल क्या होगा? जी, आपने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, इतने सारे फॉलोअर्स आ गए, तो मगर उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। और वो उसमें एक तरह का, मगर उसमें क्या है, डर यह है कि उससे अराजकता फैल सकती है, एक अनार्किस्ट थॉट आ सकता है। उसमें मैंने देखा हाल में कि एक नया गाना भी बन गया है उसमें, वो भी चल गया, मगर कोई सोल्यूशन तो किसी के पास है नहीं। वो इसी सोशल मीडिया के थ्रू इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर फिर अगर इनके अंदर अपना गुस्सा है या तो उसमें फिर वो कुछ डिस्ट्रक्टिव काम ही करेंगे। सोचने वाला तरीका है कि इतने जल्दी इतने लोग इस पे इकट्ठे हो गए तो इसके मतलब कुछ तो सच्चाई है
उसको डॉज नहीं करना चाहिए। ये कहने से कोई फायदा नहीं कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। हमें सब लोग मिलकर हम लोग इसके बारे में सोचें, हम लोग इसके बारे में जो है वो काम करें, कैसे इसको उसाए, कैसे इसको रिजॉल्व करें। और ये जो काम है वो राष्ट्र के लेवल पे नहीं हो सकता, ये काम होगा वही प्रांतों के लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से। अब अगर महाराष्ट्र में सब लोग बहुत से सारे अनएम्प्लॉयड हैं तो वो तो अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे ना कि भाई क्या सोल्यूशन है हमारा, कौन सा सोल्यूशन है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको उस तरफ ले जाएं कि सारा जो पब्लिक नैरेटिव है उसको जितना डिसेंट्रलाइज कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग। तो अभी एक और टॉपिक है सर जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को सुनती हूँ, बट ये जो टॉपिक है ना ये कोई टच ही नहीं कर रहा है। और ये टॉपिक है एग्रीकल्चर, जिसे हम बोलते हैं कि आजकल ऑर्गेनिक खाने का टाइम आ गया है। वो स्लो प्रोग्रेस हो रही है, बट द थिंग इज कि एग्रीकल्चर में हर जगह, चाहे वो बेसिक आटा हो या कोई दाल हो, मसाला हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में इतना केमिकल यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर्स के नंबर बहुत शूट अप कर जाते हैं। और इतना बड़ा प्रॉब्लम है, क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है? क्या कर सकते हैं? मतलब प्रधानमंत्री ने जो अभी 7 पॉइंट अपील करें उसमें एक है ये कि प्राकृतिक कृषि को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। मतलब एट द हाईएस्ट लेवल इस पर बात हो रही है, मगर समाज में इसकी बात नहीं हो रही और किसान इसकी बात नहीं कर रहा है। बिना कुछ देखे सोचे केमिकल फर्टिलाइजर डाल दो, फिर उसमें जो है वो जब कोई कीड़ा हर्बिसाइड कर दो, पेस्टिसाइड, बिल्कुल लेजी एग्रीकल्चर मेथड हो गया है। और उसकी वजह से क्योंकि उसमें प्रोडक्शन तो होता है, 70 मिलियन टन गेहूं चावल हमारे जमा है, तो कोई आगे उसके बारे में कोई उसको सोच ही नहीं रहा कि इसके कितने नुकसान हैं। सर मैं खुद किसान फैमिली से आती हूँ और मैंने खुद अपने नाना दादा को ये दवाइयाँ लगाते देखा है। और हमें तक रियलाइज नहीं होता था कि ये कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ है। हमें लगता था हमारे दादा नाना को कि हमारी फसल ही तो बच रही है प्रॉब्लम से, बट उनको कोई एजुकेशन नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि आज भी ऐसा ही है, 10 साल पहले ऐसे था। आज भी ऐसे ही है। और उसमें मुश्किल क्या है कि प्राकृतिक खेती का वैज्ञानिक आधार अभी तक ठीक से बनाया नहीं गया है। लोगों को ये डर लगता है कि भाई इसको अगर हम करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, वहाँ कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि एक बहुत ख़राब उदाहरण सब लोग देते हैं, भाई श्रीलंका ने ट्राई किया था, वो तो बिल्कुल वहाँ तो बर्बाद हो गए। क्या हुआ सर श्रीलंका में? उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बैन कर दिया। तो उसका नाम आ गया कि ये लोग जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने बैन किया था क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग उसका उदाहरण देने लगे, देखा वहाँ पे प्राकृतिक खेती हो रही थी तो वो तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। बिल्कुल सरासर गलत। तो एक तरफ तो इस तरह का झूठ फैलाया जाता है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि देखो हरित क्रांति जब से हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसी ने हमको बचा लिया, वरना 1960 में, और मैंने वो दिन देखे हैं जबकि अमेरिका से हम लोग इंपोर्ट करते थे, कहते थे वी आर लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ, जब उनका जहाज आएगा, और कितना किसानों ने जो है वो बढ़ा कर दिया वगैरह वगैरह। तो अब उसको क्यों छेड़खानी कर रहे हो, मत करो। दूसरी तरफ ये बात होती है। तीसरी तरफ क्या है कि जो लोग प्राकृतिक खेती की बात करते हैं वो एक इमोशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि भाई करो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, इसमें बड़ा नरिशमेंट है, तुम्हारी ज़मीन बच जाएगी वगैरह, मगर उसका जो वैज्ञानिक रिसर्च आधार है वो तय नहीं कर पा रहे। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, अब तो प्रधानमंत्री ने भी आह्वान दे दिया, उसको जुटना चाहेंगे देखने के लिए कि भाई प्राकृतिक खेती से किसान की तरक्की हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसको और इनकम उसकी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। करंटली कोई एफर्ट नहीं लग रहा है अभी। ICAR में अभी तक नहीं शुरू हुआ है और बहुत ज़रूरी है वो करना, क्योंकि बात ये है कि ना सिर्फ किसान की लाइवलीहुड बेटर होगी, क्योंकि उसको कार्बन क्रेडिट भी मिल सकता है। कार्बन क्रेडिट मतलब ये कि अगर आप एनवायरनमेंट से कार्बन कम करें, जैसे आप पेड़ उगाएं तो उसमें कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो उससे आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है। $7 से $9 प्रति टन आपको उसका पैसा मिल सकता है और उसकी कॉस्ट भी कम है। और पूरे दुनिया में आज नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, पैसे ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं करें इसको। जो हमारी ज़मीन है ना उसमें ऑर्गेनिक कार्बन होती है और वो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अगर 1.5% हो तो ज़मीन उपजाऊ मानी जाती है। 1947 में कार्बन कंटेंट उसका 2.5% था हमारे ज़मीन का पूरे देश में। आज वो घट के 0.4% हो गया है।
मतलब 1% से भी कम, तो पूरी ज़मीन जो है हमारी वो बिल्कुल एक तरह से ऊसर हो गई है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें और ज़्यादा केमिकल डालना पड़ता है, फिर उसमें और पानी बहुत लगता है, तो इसीलिए ग्राउंड वाटर हमारा कम होता जा रहा है। तो जो वो हरित क्रांति का जो मॉडल था और जिसकी वजह से हम लोग अभी तक उसकी तरफ चल रहे हैं, वो अब आगे नहीं बढ़ सकता। हरित क्रांति का सर क्या मॉडल था? हर व्यक्ति हर अपने खेत में हाँ। जो है वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालो, अच्छा। और फिर ज़्यादा उसमें से उपजाऊ हो, फिर उसमें वो दवाइयाँ डालो, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, और अपनी फैमिली लेबर इस्तेमाल करके तुम्हारी यील्ड बढ़ जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि 1 किलो फर्टिलाइजर डालते थे तो 12 किलो अनाज बढ़ जाता था। ठीक है। अब वो घट के 5 हो गया है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा उसमें कोई बचा ही नहीं ज़मीन में, तो वो भी एक तरफ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो ये कि हमारी ज़मीन की जो हालत है जी। वो ख़राब हो रही है। और भटिंडा से बीकानेर जो है वो एक ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया है, क्योंकि उसमें सारे किसान, भटिंडा जो इलाका है वहाँ पर, वो इस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं उनसे। कैंसर की कितनी इंसिडेंस बढ़ गया है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। जी। एक सेब में 16 बार स्प्रे होता है केमिकल का, और जितने तो आप खाएंगे आप तो क्या होगा। तो इसी तरह से तो बात यह है कि इस समय हम लोग बिल्कुल एक ऐसी कगार पे खड़े हुए हैं कि अगर हमने अपना एग्रीकल्चर का मॉडल ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो हमारा पर्यावरण भी जाएगा, हमारी ज़मीन भी ऊसर हो जाएगी, हमारा पानी बिल्कुल जो है जिसकी हमें बहुत कमी हो गई है, और साथ ही साथ हमारी जो नरिशमेंट सिक्योरिटी है, जो हम बच्चों को खाना अपने खिला रहे हैं, उसमें कोई भी नरिशमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये पूछना चाहिए कि भाई तुमने जो उगाया है इसमें कितना केमिकल है क्या। और आपको ये भी पता है ना कि केमिकल फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी दी जाती है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 40 रुपये किलो है, और उसको किसानों को 6 रुपये किलो में देते हैं। तो 2 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी में जा रहा है। सब्सिडी में जा रहा है जहर फैलाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है ना। और जितनी ज़ोर से हम लोग उसकी बात करें उतनी ज़ोर से मेरे ख्याल में शायद कृषि मंत्रालय में और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में और राज्यों में इसका असर हो। और क्योंकि अब हमारे देश में बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल हो गए हैं प्राकृतिक खेती के, छोटे और मझले किसान हैं वो इसको कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जहाँ जहाँ हो पा रहा है वहाँ हो पा रहा है। मगर अभी भी एक सुचारू रूप से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो है वो अभियान नहीं चला है, जिसकी कि हमें बहुत ज़रूरत है। सब ये तो बहुत डरावना है एक्चुअली में जी। ये नंबर्स मुझे नहीं पता था सर, मैं सुन के थोड़ा ज़्यादा डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि केमिकल्स यूज होते हैं, बट एक सेब में 15 बार, और हम तो डेली कंज्यूम कर रहे हैं। जी, जो क्रॉप्स भी हैं आपके, उनमें आप इतना केमिकल डाल रहे हैं, चाहे वो गेहूँ या चावल हो या आम हो वगैरह, तो आप सारा जो है वो आप कंज्यूम उसी तरह से कर रहे हैं। और फिर किसान जिस तरह से उसको इस्तेमाल करता है, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी कंट्रोल के। मैंने आपसे बताई ज़मीन की बात कि पूरे देश की ज़मीन ऊसर हो जाए। पहले अर्थवर्म्स होते थे हमारी ज़मीन में, अब कहीं दिखते नहीं है। अर्थवर्म्स हैं वो अपने आप ज़मीन को 30 फुट नीचे जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं, तो अब ज़मीन की एरिएशन अपने आप हो जाती है, उस तरह उपजाऊ बनाते हैं। और है ही नहीं अब कहीं। 43% लोग हमारे अभी भी खेती से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग इसको बढ़ावा दें तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो अच्छा आएगा, उस आउटपुट को हम लोग प्रोसेस करके हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कितना उससे फ़ायदा हो जाएगा। फिर शायद फिर से जो हमारे जो जवान बच्चे हैं वो शायद खेती की तरफ फिर से आकर्षित हो जाएं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो सब छोड़ना चाहते हैं, सब भागना चाहते हैं, मगर बात तो बन सकती है ना अगर हम लोग इसको स्विच कर ले। मगर इसको स्विच करने में वही वाली बात है कि 40 साल से कर रहे हैं, 50 साल से, तो इनर्शिया हो गया है। सर ऐसा एक और टॉपिक है जो हम रोज हेडलाइन में सुनते हैं कि आज सदी का सबसे ज़्यादा गर्म दिन है, इतने लोग गर्मी से मर गए हैं, ये हो गया है, और एसी भी काम नहीं कर रहे। मैं कैब से आ रही थी, कैब में एसी काम ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उस पर भी हमारी बिल्कुल नज़र नहीं है। नज़र तो है, मगर जितनी पैनी नज़र होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि ये हम जितना मतलब ये अभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि ये जब बाकी सब देशों में बात हो गई, टल गई, तो हमारे यहाँ भी टल जाएगी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ जो है ये
एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जैसे कि मैं बताऊं कि एक चीज़ कहलाती है एशियन ब्राउन क्लाउड, ठीक है। कि ऊपर से दिखता है स्पेस से कोई कम से कम है कोई शायद 3 किलोमीटर मोटा एक क्लाउड सा भूरे रंग का, मतलब पूरे देश के ऊपर, हिमालय के ऊपर खास तौर से बना हुआ है। और उससे जब जो गर्मी जब आती है वो तो उसमें वो ट्रैप हो जाती है, और उसकी जो कार्बन है वो फिर हमारे हिमालय के ऊपर स्नो पीक्स के ऊपर आके गिरती है। तो उसमें वो लोग जितनी गर्मी उनको रिटेन करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा रिटेंशन होता है, तो वो पिघलती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, 4 मीटर प्रति साल मेल्ट हो रहे हैं। और आप पुरानी अगर आप पिक्चर देखिए जो केदारनाथ की हालत थी, जो पहले थी जो अब है, तो देखेंगे कि मीलों पीछे हट गई है। वही ग्लेशियर्स हमारी नदियों को फीड कर रहे हैं। हाँ। अगर वही ख़त्म हो गए, हाँ। या उसमें इतनी बर्फ़ कम हो गई, तो ये नदियों पे असर आएगा हमारी। जी। और ये नदियों पे अगर असर आएगा तो हमारी पूरी सभ्यता जो है वो तो नदियों के सहारे ही बनी हुई है। जी। तो वो कैसे चलेगी आगे? कहते हैं लोग सी लेवल्स राइज करेंगे, तो जितनी कोस्टल सिटीज़ हैं हमारी और बांग्लादेश भी, वो सब पानी से त्रस्त हो जाएंगी, और बहुत बड़े इन्वायरमेंटल रेफ्यूजीज हमारे पास पैदा हो जाएंगे। वो भी तरी चीज़ है। तीसरी चीज़, जब मैं यहाँ पे दिल्ली में 1963 से रह रहा हूँ, यहाँ पर इतनी खूबसूरत शाम हुआ करती थी। गर्मियों में भी शाम को एक रेगिस्तान सा मौसम हो जाता था कि ठंडा होने लगता था। अब जो है वो जैसे आप कह रहे हैं कि एसी भी काम नहीं करते, इतनी टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, 47, 48, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना। तो उसमें कैसे बच्चे बड़े होंगे? उसी से हमारी AQI भी डिपेंडेंट है। तो ये हमको अब समझना चाहिए कि बाकी देश कुछ कहें ना कहें, बाकी देश कुछ करें कि ना करें, डोनाल्ड ट्रंप इसको माने या ना माने, मगर हमें अपने देश को और अपने देशवासियों को बचाने के लिए पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और हमें एक ग्रीन ट्रांजिशन करना बिल्कुल अनिवार्य है, बिल्कुल लाजिम है, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि मतलब हमारा मॉडल जो हम अभी भी चला रहे हैं, अमेरिकन मॉडल, कि हर एक व्यक्ति के पास 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए जी, वो दिन गए। और नॉर्थ में तो बहुत बुरा हाल है, वो दिन गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। हाँ, तो पूरा अर्बनाइजेशन का मॉडल हमें बदलना पड़ेगा। और ऐसी अब टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि आपकी बिल्डिंग ऐसी बनाए जो कि कार्बन पॉजिटिव कहलाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। कोई ऐसा कोई स्कीम भी है सर जो हम काम है? बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जितनी तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि सारी एनर्जी की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं सबको एक जगह लाकर एकत्रित करके रिन्यूएबल एनर्जी पे जोर दीजिए, जिसमें कि हमारी हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, सोलर है, विंड है और हाइड्रोजन है। अगर हम इन पांचों को बढ़ाएं, आगे करें, और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा खुद कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम इतना प्रोत्साहन दें कि हमारा एग्जॉस्ट बंद हो जाए, तो ये सब करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं करा जीना मुश्किल हो जाएगा। विश्व के इतिहास में हम एक वो पहले देश होंगे जिनको कि ग्रोथ भी करना है एक्सपोनेंशियली 8 या 9%, और साथ में अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है। क्योंकि पहले सबने बढ़ा दिया, अपना ग्रोथ कर ली, और बाद में रेट्रोफिटिंग कर ली। मैंने देखा है अपने आप, अरल सागर है तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में, वहाँ पर नदी आती है अमू दरिया। वो इतना उससे सिंचाई हुई कि वो अमू दरिया अब सागर में नहीं आती, पहले ही सूख जाती है। पूरा दक्षिणी हिस्सा उस समुद्र का, अरल सी का, सूख गया है। अगर ऐसा हमारे यहाँ हुआ तो फिर क्या होगा? बहुत मुश्किल आ जाएगी ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि पर्यावरण पर हमें और सब चीज़ें नए सिरे से, अर्बनाइजेशन नए तरह से सोचो, ट्रांसपोर्ट नए तरह से सोचो, अपनी एनर्जी नए तरह से सोचो, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। सर, आपकी बुक में आपने मेंशन किया हुआ है 7 मैसिव ग्लोबल ट्रांजिशंस जो अभी हो रहे हैं जी। जब हम इंडिया की डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं कि इंडिया 2047 तक, तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में? बात बड़ी हो जाएगी, मतलब ये क्योंकि पूरे विश्व की बात है, मगर बात है सच वो ये कि इस समय हमारे पूरे दुनिया में 6 ट्रांजिशन एक साथ हो रहे हैं जो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और अभी तक हम अमेरिका की छाया में बढ़ रहे थे। ठीक है। पैक्स अमेरिकाना जिसे कहते हैं। अब पैक्स अमेरिकाना वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और चीन उभर के आ गया है और वो उसको चैलेंज कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अमेरिका का जो पूरा एक हेजिमनी थी वो बदल रही है। उसी तरह से दूसरा एक साथ चल रहा है
जी जियो इकोनॉमिक, हाँ वो ये कि जो भी हमने संस्थाएं बनाई थी, जैसे WTO हो, UN सिस्टम है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब हमने 1940 में बनाई थी, 45 में। ठीक अब है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल सी हो गई हैं, उनकी कोई बात सुनता नहीं, मानता नहीं। हमें एक नई संस्थाएं बनाने का ज़रूरत है, वो भी एक ट्रांजिशन चल रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि अफ्रीका और एशिया मिलाकर अब जो है वो यूरोप और अमेरिका से ज़्यादा ग्रोथ तेज़ी से कर रहे हैं, तो मतलब हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चौथा ये है कि एशिया खुद जो है वो जैसे पहले था 1850 से पहले, वो एक उभर के इतना बड़ा बन रहा है मतलब आर्थिक तौर पर, कि हमें एशिया के साथ कैसे और जुड़ें उसके लिए सोचना चाहिए। जैसे RCEP करके थी, RCEP, हम उसमें नहीं जुड़े, ठीक है अब हो सकता है हमें सोचना पड़े कि हमें जुड़ना चाहिए एशिया के साथ। पांचवा जो है वो AI, कितनी बड़ी चीज़ है, एक साथ हो रही है, और बिल्कुल इतनी ज़्यादा जैसे कि बिजली की तरह, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा वो सब चीज़ों पर असर करेगी। उससे कैसे उसको टैकल करें, अपने एम्प्लॉयमेंट उसको कैसे बचाएं, कहाँ पे कैसे वो हमारे लिए हमारी क्षमता बढ़ाने के काम आ जाए, बनस्बत इसकी कि वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, या फिर उसकी जो मॉरल और एथिकल आस्पेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो ये पांचवा। छठा जो है वो हमारा क्लाइमेट चेंज है, वो भी जैसे मैंने अभी कहा कि वो साथ चल ही रहा है। ये छहों जो है वो एक साथ दुनिया में इस समय चीज़ें चल रही हैं। इनको टैकल करना, इनको एड्रेस करना, इनसे निपटना ये हम ही लोगों का काम होगा, क्योंकि सबके बीच में हमें जो है वो अपना ग्रोथ भी करना है। सबसे नीचे लोग हैं उनको उनका जीवन स्तर बढ़ाना है, हमें अपने बच्चों का ख्याल करना है कि उनको शिक्षा मिले, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका मेल न्यूट्रिशन ना हो वगैरह। तो ये छहों चीज़ों को करने के लिए, जैसे पहले सागर मंथन की बात होती थी जी 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 कि हमें उस तरह की एक सब लोगों को जुटकर एक साथ पूरे देश को एक साथ लाकर प्रण लेना होगा। करना होगा। एक मतलब एक प्रण सा लेना होगा कि हमें करना है, और तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और पूरे समाज को एक साथ लेकर उनको समझाना पड़ेगा कि भाई इसमें सबकी जिम्मेवारी बनती है, ये नहीं कि सरकार कर लेगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इसको कहा है 6 साइमल्टेनियस ग्लोबल ट्रांजिशंस, जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए, और उनसे कैसे निपटेंगे वो प्लान करना वो चाहिए। प्लान करना चाहिए। सर बहुत मजा आया आपके साथ बैठने में, सीखने में। मैंने पर्सनली बहुत कुछ नया सीखा है, मुझे बहुत मजा आया है, और कैसे 1.5 घंटा निकल गया पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग। जरा नवाजी का शुक्रिया कि आपने इतना कहा, मगर उम्मीद है कि जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो सो गाइस, हमने आज बहुत कुछ सीखा है। हमने बात की ग्लेशियर पर, क्लाइमेट चेंज पर, हमने बात की अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक होना चाहिए, जो कि नहीं है। एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से, इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है, तभी आप अभी तक रुके हुए हो। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।